गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम फ्लेमिंगो की सेकंड पोएम कीपिंग फाइट पढ़ेंगे। कीपिंग फाइट इज कंपोज बाय पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा ने इसे कंपोज किया है। 1904 में पैब्लो नेरूडा का बर्थ हुआ, 1973 में इनकी डेथ हो गई। इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ली रिकार्डो रियाज बेसेल्टो। जो पैब्लो नेरूडा है उनका पेन नेम पैब्लो नेरूडा है, उनका पूरा नाम नेफ्ली रिकार्डो रियाज बेसेल्टो है। was born in the town of Pererinchil, जिनका बर्थ हुआ था पेरेरिंचिल में। Neruda's poem are full of easily understood images which make them no less beautiful। और जो इनकी पोएम है वो easily understood images से भरी हुई है, आसानी से समझा जा सकता है इनकी पोएम्स को, इसीलिए इनकी पोएम्स इतनी खूबसूरत हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971। 1971 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस पोएम में नेरूडा किसके ऊपर जोर देते हैं? खुद को जानने पर, आत्मचेतना पर जोर दिया गया है। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। और किसके ऊपर जोर दिया गया है? ह्यूमन बींग्स की आपसी समझ को बढ़ाने पर। ये मेन थीम है इस पूरे पोएम की कि पोइट क्या चाहते हैं हमसे कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को अंडरस्टैंड करें, आत्मचेतना और आपसी समझ को बढ़ाएं। हम अपने लोगों के साथ में, आपसी लोगों के साथ में बातचीत करके अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें और आपसी समझ को बढ़ाएं। लेट्स रीड द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम सब 12 तक गिनेंगे और हम सब बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। कोई भी तरह की मूवमेंट हमें नहीं करनी है, बिल्कुल शांत हो जाना है और स्थिर हो जाना है। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। एक बार इस पूरे अर्थ पर होगा, एक बार ऐसा होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। Let's stop for 1 second। सब एक क्षण के लिए रुक जाएंगे। And not move our arms so much। कोई भी अपनी भुजाओं को मूव नहीं करेगा, मतलब हाथों को पैरों को नहीं हिलाना है, कुछ भी मूवमेंट नहीं करनी है, किसी भी तरह की लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, सबको सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक जाना है। और यहाँ पर आर्म्स का मीनिंग एक वेपन से भी है कि किसी को हथियारों का प्रयोग भी नहीं करना है, उनको भी हाथ नहीं लगाना है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। और जब ऐसा होगा, जब सब कुछ चुप हो जाएंगे, सब लोग चुप हो जाएंगे, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं होगी, कोई भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी, तो ये क्या होगा? एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक यूनिक पल होगा जो शायद किसी ने भी पहले नहीं देखा होगा। विदाउट रश, जहां पर ना तो कोई भागदौड़ होगी ना ही कोई भीड़ भाड़ होगी। विदाउट इंजन, जहां पर किसी भी तरह के इंजन का यूज नहीं होगा, रेल का इंजन, बस का इंजन, कार का इंजन, किसी भी तरह का इंजन का प्रयोग नहीं होगा, कोई व्हीकल नहीं चलेगा, कोई भी मशीन का यूज नहीं होगा। We would all be together in a sudden strangeness। और हम एक अजीब से पल में एक दूसरे से बंध जाएंगे। अब वो क्यों कह रहा है ये बात? क्योंकि जब सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई मशीन का यूज नहीं होगा, कोई भागदौड़ नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, जब हम कोई भाषा में बात ही नहीं करेंगे, जब हम हमारे हाथों को हिलाएंगे नहीं, तो मतलब कोई भी काम नहीं होगा, तो हम सब एक दूसरे से आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम सबके पास टाइम होगा ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाया जा सके। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं कि अगर हम सब कुछ काम रोक देंगे तो जो मछुआरा है वो भी समुद्र में मछलियों को हार्म नहीं करेगा, थोड़े टाइम के लिए वो भी मछलियों को नहीं पकड़ेगा ताकि मछलियों की जान नहीं जाएगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और जो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है वो भी अपने हर्ट हैंड्स की तरफ देखेगा, अपने चोटिल हाथों की तरफ देखेगा और अपने दर्द को महसूस कर सकेगा कि वो पूरा दिन इसी चीज में बिजी रहता है कि जो सोल्ट है वो कैसे इकट्ठा किया जाए, उसी काम में बिजी रहता है और उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो अपने हर्ट हैंड्स की तरफ देख सके। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि जब सब कुछ रुक जाएगा तो एटलीस्ट वो अपने हर्ट हैंड्स की तरफ देख सकेगा। Those who prepare green wars, wars with guns, wars with fire। और जो लोग ऐसे युद्धों की तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स होता है द वॉर्स दैट आर फॉट विदाउट वेपन्स, जो कि बिना हथियारों के लड़े जाते हैं। वॉर्स विद गैस, जो गैस से लड़े जाते हैं। वॉर्स विद फायर, जो आग से युद्ध लड़े जाते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, तो उन लोगों को जीत तो मिल जाती है लेकिन लास्ट में कोई भी सर्वाइव नहीं करता, कोई भी जिंदा नहीं बचता। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, तो इन लोगों को, जो सोल्जर्स हैं जो युद्ध लड़ते हैं, जो लोग ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, इस तरह की युद्ध लड़ते हैं, तो वहां पर पोइट उन्हें बोल रहा है कि इन वॉर्स को लड़ने से कोई फायदा नहीं है,
हमें जीत तो मिल जाएगी लेकिन लास्ट में कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। तो पोइट उन्हें एडवाइस दे रहा है कि हमें क्या करना है, लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहनने से मतलब यहाँ पर है टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ, कि आप एक जिंदगी की नई शुरुआत करें और ये युद्ध वगैरह लड़ना छोड़ दें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने साथियों के साथ थोड़ा वॉक करें, उनके साथ चलें। इन द शेड डूइंग नथिंग, छाया में उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ बातचीत करें, ताकि तुम्हारे बीच के जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसके कारण ये वॉर्स वगैरह होती है वो सब कुछ बंद हो जाए और हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने साथियों के साथ समय बिताना है, उनके साथ वॉक करनी है, उन्हें समझना है। बट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, फिर पोइट बोलते हैं कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाएं, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी इंसान में तभी आ सकती है जब वो मर जाए। तो मैं आपको मरने के लिए नहीं बोल रहा, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ वैसे ही चलती है जैसे वो चल रही है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट, मैं ये नहीं चाहता कि आप जाकर मृत्यु से मिल जाएं। मतलब मैं आपको मरने के लिए नहीं बोल रहा, अगर आप स्टैचू बन जाएंगे तो मतलब आप मर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको शांत होने के लिए बोल रहा हूँ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड ना होते कि हमारी जिंदगी को हमें कैसे चलाना है, क्योंकि एक इंसान सिर्फ इसी चीजों के पीछे भागता रहता है कि हमारी लाइफ कैसे चलेगी, पैसा कैसा कमाया जाए, कहाँ उसको इन्वेस्ट किया जाए, इन्हीं सब चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। और एक जो मैन होता है वो बहुत ही सिंगल माइंडेड होता है, सिर्फ इसी चीज के बारे में सोचता रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। परहैप्स यूज साइलेंस, सिर्फ चारों तरफ क्या बनानी है, शांति। और ये जो शांति है वो हमारी सैडनेस को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, इंटरप्ट करेगी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। और क्योंकि ये सैडनेस हमारी लाइफ में क्यों होती है, क्योंकि हम कभी खुद को समझते ही नहीं है। हमारी लाइफ किससे भरी होती है, दुख तकलीफों से। और ये दुख तकलीफ हमारी लाइफ में क्यों होते हैं, क्योंकि हम कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते, खुद के एम्स को जानने की कोशिश नहीं करते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम सिर्फ अपने आप को डराते रहते हैं कि हमारी डेथ आने वाली है, मृत्यु आने वाली है, और मृत्यु आने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, उससे पहले मैंने सारे काम करने हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं जिस दिन आप खुद को समझना स्टार्ट कर देंगे, खुद को जानना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी लाइफ से सैडनेस भी खत्म हो जाएगी और डेथ का डर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी एक लाइफ की नई शुरुआत होगी। और जब आप खुद को समझने लग जाएंगे, दूसरों के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप्स बना लेंगे, तब क्या होगा, आप अपनी लाइफ की राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं और अपने एम तक पहुंचने के लिए मेहनत भी कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं। Perhaps the earth can teach us as everything seems death later proves to be alive. ये अर्थ भी हमें ये बात सिखाती है कि जो चीज आज हमें डेथ दिखाई दे रही है, मतलब कि मृत दिखाई दे रही है, वही चीजें हमें बाद में अपने आप को क्या प्रूफ करके दिखाएगी, अलाइव। क्योंकि अर्थ के अंदर भी एक एग्जांपल लिया जा सकता है कि जैसे ऑटम सीजन के अंदर सब कुछ डेड दिखाई देता है, बर्ड्स चिरपिंग नहीं करते, सूरज बाहर अच्छे से दिखाई नहीं देता, मून भी धुंधला सा दिखाई देता है और पीला सा पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो फ्लावर्स है वो भी ब्लूम नहीं करते, सब कुछ शांत शांत होता है। वहीं अपोजिट साइड जैसे स्प्रिंग का सीजन आता है वैसे सब कुछ अलाइव दिखाई देने लगता है, बर्ड्स चिरपिंग करने लगते हैं, सनराइज होने लगता है, सन पूरा दिखने लगता है, जो शांति है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है, नए फ्लावर्स, नए ट्रीज, नए लीव्स ब्लूम करने लगते हैं। ये सब कुछ चेंज होता है हमारे अर्थ के अंदर। और अर्थ भी हमें ये सिखाती है कि मैं भी थोड़ा टाइम रुक जाती हूँ, तो तुम्हें भी थोड़ा टाइम रुकना चाहिए और अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए दैट व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ आवर डूइंग्स, हमारे काम का क्या रिजल्ट होने वाला है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब शांत हो जाना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पॉइंट हमें फिर से बोल रहे हैं कि थोड़ी टाइम शांत रहना है और अपने आप को जानना है और अपने आपसी समझ को बढ़ाना है। अब आपको समझ में आ गई होगी इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन की पॉइंट हमसे क्या चाहते हैं कि हमें एक बारी कोई काम नहीं करना। काम ना करने से ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही काम करना छोड़ दें। काम ना करने से ये मतलब है कि थोड़ा टाइम रुकना है और अपने आप को एग्जामिन करना है, ताकि हम अपने आप को जान सकें और अपनी राइट डायरेक्शन में जा सकें अपने गोल को अचीव करने के लिए और हमारी सैडनेस को हमारी लाइफ से दूर कर सके। यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल देके इस पॉइंट ने इस बात को समझाया है हमें। अब हम देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस, इस पोएम के अंदर कौन से पोएटिक डिवाइसेस का पोएट ने यूज किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है,
हमारी थर्ड स्टैंजा के अंदर पोइट ने यूज किया है विदाउट रश विदाउट इंजन। विदाउट वर्ड का यूज एक ही लाइन में 2 बार किया है। जब हम किसी बात पे जोर देकर किसी बात को बोलना चाहते हैं तब हम एक वर्ड का 2 बार यूज करते हैं और इसे बोला जाता है रिपीटिशन। जब द पोइट हैज यूज रिपीटिशन इन द लाइन विदाउट रश एंड विदाउट इंजन। इसका यूज हम क्रिटिकल नोट लिखने के लिए करते हैं। क्रिटिकल नोट के अंदर इस तरह की लाइंस बहुत इफेक्टिव लगती है, इसीलिए यहाँ पर क्रिटिकल नोट के लिए यूज हुआ है। लेट्स यहाँ पर देखो दोनों लाइन की स्टार्टिंग में लेट्स का यूज हुआ है। द पोइट हैज आल्सो यूज्ड हियर रिपीटिशन लेट्स एंड लेट्स, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 इमेजेस का पोइट ने यूज किया है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल एंड द मैन गैदरिंग सोल वुड लुक आउट हिज हर्ट हैंड। यहाँ पर पोइट ने इमेजरी का यूज किया है। इमेजरी का यूज किया जाता है ताकि हम किसी चीज को इमेजिन कर सके। यहाँ ये दोनों लाइन जब हमने रीड की थी तो हमारे माइंड में एक इमेज बन गई थी फिशरमैन की और मैन गैदरिंग सोल्ड की। तो उन इमेजेस को डिजाइन करने के लिए पोएम के अंदर क्या यूज करते हैं, इमेजरी का। द पोइट हैज यूज्ड इमेजरी इन दीज 2 लाइंस फिशरमैन एंड द मैन गैदरिंग सोल्ड, ठीक है। इसके अंदर इमेजरी का यूज किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट सडन स्ट्रेंजनेस। जब एक लाइन के अंदर 2 वर्ड्स लिखे गए हों और दोनों वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर है वो सेम हो और कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर एलिट्रेशन का यूज होता है। यहाँ पर पोइट ने किसका यूज किया है, एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन का यूज किया गया है। यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज किया गया है, वी विल। इधर भी एलिट्रेशन का यूज किया गया है, वी विल। जहां पर भी फर्स्ट लेटर सेम हो और कॉन्सोनेंट हो वहां पर क्या यूज होगा, एलिट्रेशन, ठीक है। इस पेज पर इन पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए यहाँ पर भी फिर से पोइट ने रिपीटिशन का यूज किया है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। वॉर्स विद एक ही लाइन में डबल बार यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, रिपीटिशन। रिपीटिशन का यूज हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स के अंदर क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन। फर्स्ट लेटर दोनों का क्या है, सेम, सी और सी। तो सी सेम है तो यहाँ पर हमने एलिट्रेशन का यूज किया है पोइट ने। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए, नेक्स्ट लाइन में पोइट ने यूज किया है कि हमें घूमना भी है और कुछ भी नहीं करना। दोनों चीजें एक दूसरे का अपोजिट है। जब 2 लाइन इस तरह से लिखी जाए कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, एक बार तो उसने कहा है कि घूमना अपने साथियों के साथ और फिर दूसरी लाइन में कहा है कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पर क्या बोला गया, एंटीथीसिस का यूज किया गया है। एंटीथीसिस होता है जब 2 अपोजिट थिंग्स को एक ही बार में 2 लाइन में लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ एंटीथीसिस का यूज किया गया है। उसके बाद में यहाँ पोइट ने क्या बताया है कि हमें इनएक्टिव नहीं होना, लाइफ तो वैसे ही चलती है जैसे वो चल रही है। और फिर उसने कहा है कि एक बार कुछ नहीं करना। यहाँ पे फिर से एंटीथीसिस का यूज हुआ है। एक बार तो वो बोल रहा है कि कुछ नहीं करना और एक बार बोल रहा है कि लाइफ वैसे ही चलेगी जैसे वो चल रही है, उसमें कुछ भी इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एंटीथीसिस का यूज किया गया है फिर से। चलिए, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।